बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। और जी आज की सुबह जो है वो बहुत ही मज़ेदार थी। गाहे बगाहे बारिश हो रही है तो मौसम ज़ाहिर है अच्छा ही लगता है। शाज़ो नादिर ही कोई देसी खातून आपको मिलेगी जिसका आयरन लेवल फ़र्स्ट क्लास हो। हम लोग खून बढ़ाते कब हैं? हम तो खून जलाते हैं किसी ना किसी बात पे। तो भाई जिस में आयरन डेफिशिएंसी है अपनी खुराक में पालक ऐड करें अगर आपको किसी किस्म का परहेज़ नहीं है। पका के खानी है तो अंडे में डाल लीजिए वरना स्मूदी बना के तो पी जा ही सकती है। तो प्लीज़ अपना ख़्याल रखा करें। आज के व्लॉग में आप लोगों को अपने कुछ सवालों के जवाब तो ज़रूर मिल जाएंगे जो मुझसे बहुत पूछे जाते हैं और इनके जवाब लिखने बड़े मुश्किल हैं। आई डोंट नो बिरयानी से रिलेटेड इतने सवाल क्यों हैं, मैंने तो खुद इतनी मुश्किल से पकानी सीखी है बहनों, मुझसे क्यों पूछती हैं आप लोग। लेकिन बहरहाल जितना मुझे आता है मैं आपको बता दूँ। चावल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अपने चावल को समझें। मतलब जैसे अपने शौहर को भी नहीं इंसान समझ पाता, कम से कम चावल को तो समझें। कितनी देर भिगोने हैं, कितनी देर पकाने हैं, कब ये तमीज़ से बिहेव करते हैं, किस हालत में ये ख़राब बिहेव करते हैं। तो चावलों के ब्रांड बार बार मत बदलें, एक ही चावल पे स्टिक रहें। अब आ जाते हैं बिरयानी के मसाले की तरफ। भाई दुनिया में हर तरह का बिरयानी मसाला मिलता है, अगर वो नहीं मिलता तो घर से जिस तरह से कोरमा पकाते हैं उस तरह का कोरमा मसाले की तरह आप बिरयानी मसाला बना लें। बस इसमें थोड़ी सी जो है वो जायफल जावित्री और हरी इलायची का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, ताकि बिरयानी का फ्लेवर आ सके। सही हो गया। दूसरी बात, आप कौन से चावल से पका रहे हैं? देखें हमारे बचपन में ना सेला चावल तो हमारे घर आते ही नहीं थे। अम्मी कहती थी सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़र्दे के लिए इस्तेमाल होते हैं और चे सेला चावलों में एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है और एक ख़ास किस्म का टेस्ट होता है और घंटों भिगोना पड़ता है। तो हमेशा बासमती से ही बिरयानी बनती थी और उसी से मैंने पकानी सीखी। अगर बासमती चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका बिरयानी का मसाला ड्राई होना चाहिए ताकि लेयर्स में वो बहुत ज़्यादा पानी ना छोड़े। लेकिन अगर आप सेला यूज़ कर रहे हैं तो आप बिरयानी का मसाला ज़रा सा लिक्विड ही रख सकते हैं, क्योंकि सेले को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है फलने फूलने बढ़ने के लिए। और जो भी ब्रांड का सेला चावल लेंगे उसके ऊपर लिखा ही होगा कि कितनी देर भिगोना है। ठीक हो गया। अच्छा अब आ जाते हैं तहों में। भाई मैं दो ही तहें लगाती हूँ, नीचे चावल बीच में मसाला, ऊपर ज़रा से चावल और चावलों के ऊपर अगर आप चाहें तो ये मसाला बना के डाल सकते हैं। इसके अंदर फूड कलर डाल लें, दही डाल लें, नमक मिर्च मसाला लेमन जूस डाल के इसको खूब चटपटा बना लें। चाहे तो इसी में धनिया पुदीना हरी मिर्चें भी शामिल कर दें। इससे जो है वो दही का बड़ा अच्छा खटास सी आ जाती है और अगर कोई कमी पेशी हो आपकी बिरयानी में तो वो भी पूरी हो जाती है। इसको आप नमक मिर्च डाल के भी मसाला बना सकते हैं और बिरयानी का प्रिपेयर्ड मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले चावल, फिर सालन, फिर ऊपर से चावल और फिर ऊपर ये वाला मसाला थोड़ा-सा आप डाल दीजिए, इससे कलर भी आ जाएगा। अच्छा मसाले में से आपने तेल पहले से ही निकाल लेना है क्योंकि जो अपर लेयर होती है चावलों की उस वो कभी-कभी ड्राई हो जाती है, उसमें ऑयल लगाना पड़ता है। तो वो ऑयल आप अपने मसाले में से ही निकाल लें, नया ऑयल क्यों डालना है? अच्छा इसी ऑयल में मैं केवड़ा एसेंस डाल देती हूँ, अगर आप चाहें तो बिरयानी एसेंस भी डाल सकते हैं। ऊपर से इसका छिड़काव कर दें। देखिए तेल की बचत हो रही है, बेसिकली आपने अपने ही कोरमे में से तेल निकाला और ऊपर डाल दिया। अदरवाइज़ आपको ऊपर दोबारा से तेल डालना पड़ेगा। एक ज़माने में मैं घी से बघारा करती थी बिरयानी। दुबई में दावतों में लोगों को पता चल जाता था कि घी के तड़के की स्मेल आ रही है, इसका मतलब है सबीन की बिरयानी दम होने जा रही है। ख़ैर अब नहीं मैं करती इस किस्म के कोई काम। ऊपर से थोड़ा-सा दूध डाल दिया है, चाहें तो कोई और फूड कलर डालना चाहें तो डाल दें। और अच्छी क्वालिटी का प्लीज़, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है वो वाला फूड कलर यूज़ करें। धनिया पुदीना मैं कभी ऊपर नहीं डालती हूँ क्योंकि ये काले स्याह हो जाते हैं, इतने बदसूरत लगते हैं। हमेशा मैं इसको नीचे डालती हूँ कोरमे के साथ, मगर मैं भूल गई क्योंकि मैंने जब कोरमा पकाया था उसी वक्त मैंने उसके अंदर धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दी थी। तो इस स्टेज पे मेरे जहन से निकल गया कि ये थोड़ा सा पुदीना भी डाल देती। अब मैं इसको दबा रही हूँ, इसको दफन कर रही हूँ चावलों में, क्योंकि ये फ्रीज़र से निकला है तो ऑलरेडी बेचारा थोड़ा काला काला सा तो है ही। तो इट्स ओके। और थोड़ा-सा लेमन जूस आप चाहें तो डाल सकते हैं, थोड़ा-सा ब्राउन प्याज़ चाहें तो ऊपर से डाल सकते हैं। खुशबू आ जाती है, शक्ल अच्छी लगती है। बस यही है बिरयानी का सारा मामला। इसके बाद अब हम रुमालों से तो दम लगाते नहीं, तो इस पे मैं लगाती हूँ फ़ॉइल। फ़ॉइल इतनी बड़ी नहीं होती, तो इसके बीच में थोड़ा-सा पानी लगा दें तो जो दूसरा हिस्सा होता है फ़ॉइल का, वो खुद ब खुद आपस में चिपक जाता है, तो अंदर स्टीम रहती है और बिरयानी को दम बहुत अच्छा लग जाता है। सही हो गया।
अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हे पे दम देना। तो इसके लिए स्टैंड यूज़ करें क्योंकि नीचे से सारे चावल जल जाते हैं। चावल हमेशा नीचे इसीलिए मैं रखती हूँ क्योंकि अगर मसाला नीचे रखें तो मसाले को दाग लग जाता है। तो 10 मिनट आपने तेज़ आंच पे रखना है, उसके बाद जो है वो आधा घंटा आप इसे हल्की आंच पे रखेंगे। इसमें स्टीम आ जाएगी, फॉइल थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि अंदर स्टीम है। मेरे चावल उबलने के बाद मज़ीद नहीं बढ़ते तो मैंने इस देगची में दम लगा दिया क्योंकि मुझे पता था मेरे चावलों का साइज़ यही रहेगा। लेकिन अगर आपके चावल दम में बड़े होते हैं तो प्लीज़ बर्तन भी बड़ा यूज़ कीजिए, ठीक है जी। और अगर आप प्रेफर करते हैं तो दम आप अवन में भी लगा सकते हैं। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवन गरम रखिए, उसके बाद उसके अंदर जो है वो अपनी बिरयानी की देगची डाल दें। 10 से 15 मिनट में बहुत प्यारा और हसीन सा दम लग जाएगा, बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो जनाब इस तरह से बिरयानी की क्लास होती है मुकम्मल। आप सबको मिलते हैं 100 में से 100 नंबर। आप सब फर्स्ट आए। थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़े से पेशेंस का गेम है और पेशेंस तो हर जगह चाहिए होती है। अब आप यहाँ पे देखें, पहले हम ट्रेन के लिए रुके, उसके बाद हम स्कूल बस के लिए रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉ है कि जब तक स्कूल बस खड़ी है आप अपनी गाड़ी उसके दाएं बाएं आगे पीछे से भगा भगा के नहीं ले जा सकते क्योंकि ये सेफ़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉलरेंस के साथ ज़िंदगी गुजारें, बहुत मज़ा आता है। और इस तरह से प्रैक्टिस भी होती रहती है। जब कोई मुश्किल चीज़ आती है तो ज़रा क़ुव्वत बर्दाश्त इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आराम से आप उसको डील कर लेते हैं। ख़ज़ां के मौसम में मैं अक्सर इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ हर साल। वजह यह है कि मुझे ये इतने खूबसूरत लगते हैं और यकीन माने जो आपको नज़र आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर लें, आँख से ये मज़ीद मज़ीद हसीन नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। अब आप सोचें कि ये सब का सब ब्लैक एंड वाइट होता, आप ये कलर्स ना देख पाते तो फिर मज़ा तो नहीं आता ना। तो जो लोग ये कहते हैं कि किस बात पे शुक्र अदा करें, ओ भाई हर बात पे शुक्र अदा करें। दुनिया के रंग देख सकते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और कंप्लेन ना करें कि बाहर से आने वाले रिश्तेदार हमें मल्टीविटामिन ला के दे देते हैं, ये भी कोई तोहफ़ा है? ओ भाई ये भी महंगा तोहफ़ा है, ये बहुत अच्छा तोहफ़ा है। अगर कोई आपको हलाल मल्टीविटामिन बाहर से ला के दे देता है तो खुश हुआ करें। विटामिन ई जो पाकिस्तान में इतना सस्ता मिलता है, यहाँ पे देखें $26 की बोतल है। इसी से चलते हैं एक और सवाल की तरफ। अब आप यहाँ पे देखें कि ओरिजिनल वनीला पेस्ट 27-28 डॉलर का है और आर्टिफिशियल $8 का है। आपको फ़र्क पता चला? तो मोस्टली हम आर्टिफिशियल वनीला यूज़ करते हैं क्योंकि वनीला बहुत ही डॉजी चीज़ है। उसमें क्योंकि उसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए ओरिजिनल वनीला का उसको अल्कोहल में डुबो के रखा जाता है। तो मैं कभी भी ओरिजिनल वाली वनीला नहीं यूज़ करती। तो आप लोग वनीला एसेंस का टेंशन मत लिया करें। बस देख के थोड़ा सा इधर उधर रिसर्च करके आपको हलाल ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ज़रा कितनी मज़े मज़े की चीज़ों के अचार बने हुए हैं। इवन अंडे भी फर्मेंटेड हैं। भाई कभी आपने पिकल्ड अंडे देखे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इन्हें उबाल के पिकल किया गया है या इनको उबालने में कितना टाइम लगता है जो इनको बोतल में भर लिया है। बहुत टाइम लगा मुझे ये अंडरस्टैंड करने में कि अंडे बोतल में बंद थे। ये 2-3 महीने बाहर के मुल्कों में बड़े ही, मैं कहती हूँ, हैपनिंग होते हैं। इनकी हैलोवीन आती है, थैंक्सगिविंग आती है, क्रिसमस आती है। एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए मज़े-मज़े के इनके पास आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि ये बॉन्साई। ये अच्छा खासा महंगा गिफ्ट है अगर आप किसी को देना चाहें। और हम जैसे लोगों के लिए भी बड़ी मज़े-मज़े की चीज़ें नज़र आने लगी हैं। आप देख रहे हैं फ्रोज़न पकोड़े और समोसे। नहीं पकाने घर में, ना पकाएँ, यहाँ से ले जाइए पकोड़े समोसे। तो जी बाहर रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो साथ में थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, जैसे कि आपको अपने मुल्क में थोड़ी हेल्प मिल जाती है। अगर आप किसी काम को करने के लिए किसी से कहें तो कोई मदद मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने हर तरह के काम खुद ही करने होते हैं। और अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल बना के रखे कि हम अपने काम खुद ही कर सकें अपने हाथों से। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर हम आ गए हैं फ़िश सेक्शन की तरफ। बहुत लोग पूछते हैं आप कौन से फ़िश यूज़ करती हैं, तो यहाँ पे फ्रेश फ़िश भी मिलती है, मैकरेल होती है मोस्टली, या फिर बासा होती है, तिलापिया भी होती है। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जो फ़िले हैं वो लूँ। फ्रेश फ़िश मुझे पता नहीं, वो उनकी आँखें देख के घबराहट होती है, तो मुझे जो है वो फ़िले ही अच्छे लगते हैं। इसमें ट्राउट के फ़िले भी हैं, इसमें सैमन के फ़िले भी हैं। सैमन के फ़िले जो हैं वो अच्छे खासे महंगे होते हैं, यानी कि आपको ये जो एक बड़ा फ़िले नज़र आ रहा है सिंगल, ये अराउंड $35 प्लस टैक्स है।
तो फ्रोज़न फ़िश आपको कंपैरेटिवली सस्ती पड़ जाती है। सिंपल। जिस किसी मार्केट में आपको एक अंकल इस तरह से कुछ रिसर्च करते हुए नज़र आएँ और उनके साथ एक खातून खड़ी हुई हों, तो वो मैं और मेरे मियाँ हैं। क्योंकि हर चीज़ की जो है हमारे मियाँ वाले रिसर्च करते हैं कि ये हलाल है कि नहीं है, उसके बाद हमें इजाज़त मिलती है कि ख़रीदी जाए और ना ख़रीदी जाए। और दूसरा, एज इतनी बढ़ रही है कि हर दफ़ा हम भूल जाते हैं कि पिछली दफ़ा ये लेके गए थे कि नहीं लेके गए थे। तो ये डेली बेसिस की स्ट्रगल है, जो बाहर के मुल्कों में रहने वालों को करनी पड़ती है। आजकल अगर आप बाहर जाएँगे तो जिस रेस्टोरेंट में जाएँगे वहाँ पे आपको पम्पकिन बेस्ड चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। पम्पकिन स्पाइस, पम्पकिन मफ़िन, पम्पकिन आई डोंट नो क्या कुछ। मुझे कद्दू पसंद नहीं है इतने ज़्यादा कि मैं हर चीज़ में कद्दूनामा करूँ। लेकिन बहरहाल मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊँ कि कितने प्यारे-प्यारे कद्दू भी मिलते हैं दुनिया में, जो कि हमने कभी देखे ही नहीं होते। ये बटरनट स्क्वॉश मैंने एक दफ़ा ख़रीदा था और पकाया था। अच्छा था, सही पक गया था। बस हलवा कद्दू होता है, बस मोर और लेस उसी का भाई था। मैं इतनी खुशी से फूलों के पास जाके खड़ी हुई, लेकिन दिल थोड़ा उदास हो गया। पाकिस्तान में आप गुलाब के फूल के पास ज़रा खड़े तो हों, कितनी प्यारी खुशबू आती है। पर इन गोरे गुलाबों में कोई खुशबू नहीं होती। है ना हैरत की बात? तो जनाब कॉस्को से बाहर निकले तो बस ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम ही होने लगा था, तो हमने कहा हम नमाज़ पढ़ के फिर जाएंगे। तो जितनी देर में मेरे मियाँ नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं ऑब्ज़र्व करी थी कि आसपास क्या कुछ है और यहाँ इस कदर चीज़ें उड़ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये बहुत दूर था टावर। फिर मैंने करीब से ज़ूम किया, तो आप लोगों को नज़र आ रही है कैसे कतार दर कतार इतनी प्यारी चिड़ियाँ बैठी हुई थी। बड़ा मुझे मज़ा आया। और जी ये है नेक्स्ट डे। एक दिन पहले मैंने बहुत अच्छी सारी कुकिंग कर ली थी, तो मैं बड़ी फ़ारिग थी, कुछ खाना पकाने का टेंशन नहीं था। तो ज़ाहिर है अब खाना पकाने का टेंशन नहीं है तो हम कोई और टेंशन लेंगे, है ना? ऐसा तो करना बहुत ज़रूरी है। खैर मजाक कर रही हूँ मैंने टेंशन कोई नहीं लिया। मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल प्रॉपर देसी स्टाइल के मीठे बनाऊंगी। किसी ने मुझे कहा था बेसन का हलवा बनाना सिखाएं, हालांकि लोग इतने प्यारे प्यारे हलवे यूट्यूब पे सिखा रहे हैं यार, आप उनसे सीख लें। क्यों आप मुझसे सीखना चाहते हैं? लेकिन बहरहाल मैं अपने शॉर्टकट के हिसाब से जो है वो हलवा बनाऊंगी। बेसन जो है वो आपने मोटे वाला लेना है, जो कि हमारे पास देसी ग्रोसरी स्टोर में बहुत आराम से मिलता है। अगर आपको ना मिले तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी शामिल कर सकते हैं, मगर ये आराम से मिल जाता है। तो बेसन लिया है मैंने 2 कप। अच्छा, रेसिपी विद इंग्रेडिएंट्स मैं सब के सब डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, ठीक है? और एक हलवा जो है मैं डबल क्वांटिटी में बना रही हूँ ताकि वो ज़्यादा बने। इतना कम बने तो फिर यार इतनी मेहनत भी करो और इतना थोड़ा हलवा बने, ये तो गंदी बात है ना। अब हम किसी को दे भी तो सकें, किसी को भेज भी तो सकें ना। तो खैर, हमने यहाँ पे 2 कप लिया है मोटा बेसन, उसके अंदर 4 का चम्मच मैंने डाल दिया है घी। इसको बटर और तेल से भी लोग बनाते हैं, लेकिन मैं स्पेशली घी ख़रीद के लेकर आई। रीज़न ये है कि घी से ही हलवे अच्छे बनते हैं। अब इतनी ठंड आने वाली है यार, थोड़ा बहुत घी तो खा सकते हैं ना। तो प्लीज़ घी से बनाएं हलवे, मेरी खातिर। तो जी 4 चम्मच घी और 1 चम्मच दूध, जो कि पता नहीं क्यों नहीं नज़र आया गिरते हुए शायद मैं भूल गई उसे रिकॉर्ड करना। वो डाल के जो है वो आपने इसको अच्छी तरह मल लेना है, और ऐसे कि बेसन के एक एक दाने में ये सब चीज़ें लग जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से क्या कहते हैं, मथ के या दबा के इसको जो है वो आपने फ्लैटन करके रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। मतलब वो रेस्ट जो मुझे और आपको बहुत ही कम मिलता है, वो वाला रेस्ट आपने इस बेसन को सप्लाई करना है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा हलवा बने। तो ये वाला जो पार्ट है ना, अपने अपने घर वालों को सुनाएं कि इवन हलवे को भी रेस्ट चाहिए अच्छे तरीके से बनने के लिए। तो माओं को भी रेस्ट दिया करें, ख़वातीन को भी रेस्ट दिया करें, ताकि वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पका के खिला सकें। तो अच्छी तरह से प्यार से दबा-दबा के इसका एक छोटा-सा टीला बना के और उसको ढक के रख दें। कम से कम 30 मिनट्स के लिए आपने इसको ढकना है। मैं आज बहुत सखावत के मूड में हूँ, मैं एक नहीं आपको 2 हलवे बना के दिखाने वाली हूँ। तो पहले हलवे का हमने ये स्टेप किया है और हम गायब हो गए हैं, ठीक है? उसको रख दिया है। अब आ जाएँ दूसरे हलवे की तरफ।
ताकि किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन ना रहे। दूसरे हलवे के लिए मैंने क्या किया है कि इलायची के बीज थोड़ी सी चीनी के साथ पीस के रख लिए हैं, और ये है 3/4 कप चीनी और 1 कप बेसन, और 4 टेबलस्पून हम लेंगे घी, और साथ में हमने 1.5 कप दूध लिया है। दूध को आपने गर्म करके इस्तेमाल करना है। तो घी वैसे तो मैं 4 टेबलस्पून की बात कर रही हूँ, लेकिन इन बिटवीन अगर हमें लगेगा कि बेसन तमीज़ से बिहेव नहीं कर रहा, बहुत ड्राई है, भुन नहीं रहा, तो फिर हम थोड़ा थोड़ा सा घी बीच में ऐड कर लेंगे। तो जो व्लॉग के शुरू में मैं आपको सब्र की तलकीन कर रही थी, पेशेंस के बारे में बता रही थी, वो सब का सब जो ट्रेनिंग आपने की है वो अभी इस्तेमाल होने वाली है। बहनों, जल्दी का काम नहीं है ये। पूरे 20 मिनट से 25 मिनट का काम है। बिल्कुल सुकून से लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको इसी तरह से हिलाते जुलाते रहना है। थोड़ी देर बाद नहीं, मतलब 15 मिनट बाद इस बेसन को रियलाइज़ होगा कि इसकी बहुत खिदमत हो रही है, बहुत मसाज हो रहे हैं। बेचारी आंटी खड़ी हुई हैं, तो ये फिर अपने अंदर जो उसने घी पिया होगा उसको वो शो करना शुरू करेगा कि थोड़ा सा पतला होने लगेगा। अब आपकी आंखों के सामने है कि जो ये कर रहा है, ये थोड़ी देर में और बबली हो जाएगा। याद रखें, कहीं पे लिख लें बड़ा बड़ा, आहिस्ता आहिस्ता, चूल्हा तेज़ नहीं करना। वो मुसर्रत नज़ीर गाना गाती थी ना, चले तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता बन ही जाएगा हलवा, आहिस्ता आहिस्ता। साथ में दूसरे हलवे का काम करें। इससे आपको पता चल गया होगा कि 30 मिनट हो गए हैं उसको पीछे भूनते हुए। यहाँ मैंने दूसरा पैन रखा है, उसके अंदर अगेन 4 टेबल स्पून मैंने घी डाला है, और ये वाला बेसन डाल दिया है। बहुत सारे लोग इसे मोटी छन्नी में से भी गुजारते हैं। अगर आप चाहें तो गुजारना चाहें तो ज़रूर गुजार लें। मेरे पास मोटी छन्नी थी नहीं, इतनी बारीक बारीक छन्नियाँ थी, इसको तो गुजारने में मैं ही गुजर जाती, तो मैंने नहीं गुजारा। ठीक है, मगर मैंने बता ज़रूर दिया है। देखें भाई, इस कुकिंग क्लास में 2 चीज़ें हो रही हैं। पीछे वो पुराना बेसन है जो कि बेचारा अब ढीला हो रहा है, और ये नया बेसन है जो कि अकड़ा हुआ है अभी तक कि नहीं, मैं ना मानूँ, लेकिन ये भी मानेगा आखिर में। तो आपको दोनों बेसन एक साथ दिखाने का मकसद ये है कि आपको स्टेजेस समझ आ जाएंगी कि थोड़ी देर बाद ये भी ऐसा ही हो जाएगा। इन बिटवीन आप 1-1 टीस्पून करके अगर चाहें तो घी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे दोनों हलवों में ऑल टुगेदर 8-8 के करीब टेबल स्पून गया था घी। ठीक है, तो 4 आपने पहले डाले थे और 4 इन बिटवीन। अच्छा, माइक्रोवेव में मैंने 2 मिनट इस दूध को गर्म कर लिया है। ये अच्छा खासा तेज़ गर्म दूध है, इसी में चीनी डाल दी है और इसको शामिल कर लिया है। ये जो हम फर्स्ट हलवा बनाना शुरू हुए थे, ठीक है, जो कि बेकरियों पे और वैसे मिठाइयों की दुकानों पे ऐसे ही हलवे की फॉर्म में मिलता है, ये वो वाला हलवा है। इसी में आप नट्स डाल दें, इसी में आप इलायची वाला जो पाउडर है वो थोड़ा सा डाल दें। शुगर के साथ इलायची के दाने बहुत प्यारे पिस जाते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दूध में आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, और जो नट्स आपको पसंद हैं वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने थोड़े से अखरोट, थोड़े से बादाम, ज़रा सी किशमिश बाद में डाली थी, और खोपरा तो जो घर में मौजूद है भाई वही डाला था, कोई स्पेशली बाहर से कुछ नहीं लेकर आई थी। अब ज़रा बेसन देख लीजिए, ये वाला देखिए आहिस्ता आहिस्ता ढीला हो रहा है, और पहले वाले का ज़रा स्टेज देखिए उसका क्या सिचुएशन। बहुत नटी, बहुत मज़ेदार खुशबू आने लगेगी। बेसन का जो एक पकौड़ों वाला एक अरोमा होता है ना, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट बात है। अदरवाइज़ आपको ऐसा लगेगा आपने पकौड़ों का हलवा बना दिया है, जो सुनने में मुझे तो नहीं इतना अच्छा लग रहा। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता भूनिए, और फिर देखिए जब आप दूध डालना शुरू करेंगे, बेसन बहुत गर्म है, आहिस्ता आहिस्ता गर्म दूध इसमें डालें। ये अगले 2 मिनट में पकेगा। बेसन इतनी देर से पक रहा है, पक पक के बेचारा थक गया है। जैसे ही उसको दूध का साथ मिलेगा वो एकदम से फूल जाएगा, और वो कहेगा भाई अब मैं नहीं पक रहा। तो देख लें जनाब, फ़ौरन ही ये इस तरह से गाढ़ा हो जाता है। इसकी साइड में मैंने एंड में 1 टेबल स्पून घी डाला था। इसको अच्छी तरह से आप इस वक्त तेज़ आंच बिल्कुल मत कीजिएगा, ये नीचे से चिपकना शुरू कर देगा। तो घी डालें इसके अंदर, और इसको ज़रा सा भूनें, ये साइडें छोड़ देगा, और बस ये तैयार है।
इसकी मज़ीद कोई घंटों भुनाई की ज़रूरत नहीं है। आप पकाने में बहुत एक्सपर्ट हैं और मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। बहुत सारी ख़वातीन आप में से ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अर्ली एज में पकाना शुरू किया था। आपको सब बेसिक्स मुझसे बहुत बेहतरीन आती हैं। तो आपको ख़ुद से पता चल जाएगा कि बस ये डन हो गया है। देखें आपको नज़र आ रहा है ना? बस वो जो 1 टेबलस्पून मैंने एंड में डाला है उसको मैं अच्छी तरह से मेल्ट करी हूँ। यहाँ पे ठंड है तो ज़रा घी थोड़ा सा जम जा रहा है जल्दी जल्दी। तो बस, और ये वाला देखें अब किस तरह से पतली फॉर्म में आ रहा है, नज़र आ रहा है। मगर इसमें अभी मैं 1 टेबलस्पून घी और डालूँगी ताकि वो जल्दी पतला हो। तो फर्स्ट हलवा बिल्कुल तैयार है जो आपको आम शाम बेकरियों वेकरियों में मिल जाता है। रेसिपी मैंने कम क्वांटिटी की इसीलिए रखी है ताकि लोग घर में आराम से बना सकें। वैसे तो मैं हलवे हमेशा बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ, लेकिन इसलिए ताकि सबके लिए आसानी हो। तो आप जो हैं वो इस क्वांटिटी में बना भी सकते हैं और डबल भी कर सकते हैं इस क्वांटिटी को, ठीक है। अब आ जाते हैं हलवा नंबर 2 की तरफ। ये गुजराती मिठाई भी कहलाती है, इसको मोहन थाल भी कहते हैं, हम इसको बेसन की बर्फ़ी भी कहते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई खोया नहीं डाला है। चीनी मेरे पास जो अवेलेबल थी, ब्राउन और वाइट, मैंने दोनों टाइप की चीनी डाल दी है। यहाँ पे 1.5 कप चीनी है और 1 कप पानी है। आप चाहें तो 2 कप चीनी भी ले सकते हैं अगर आपको मीठा बहुत पसंद है, पर मुझे लग रहा है ये ठीक थी। आपका शीरा हो सकता है कि सफ़ेद रंग का हो, मगर मेरी ब्राउन शुगर है तो हमारा शीरा जो है वो गोल्डन ब्राउन सा है, तो इसलिए इस चीज़ से मत घबराएं। अच्छा, हमने इसको एक तार की कंसिस्टेंसी देनी है या फिर इसको समझे स्टिकी बनाना है जिससे आपकी उंगलियां जुड़ जाएं। अब आप देख रहे हैं इसको उबलने के बाद, चीनी डिज़ोल्व होने के बाद पकते हुए 5 मिनट हुए, तो ये अब थोड़ा थोड़ा स्टिकी हो रहा है। मैं इसको कॉन्स्टेंटली चेक करती रहूँगी। पीछे आप बेसन देख रहे हैं कि बेसन पतला हो गया है, अच्छी तरह से भुन गया है, इंतहाई हसीन खुशबू आ रही है। आप चम्मच से भी चेक कर सकते हैं कि ड्रॉप किस स्पीड में गिर रहा है, और ये देखें हल्का हल्का तार बनना शुरू हो गया ना। और देखें ये चम्मच से गिरने की स्पीड भी कम होती जा रही है। अगर आप ऐसे रखें तो ये एक तार की तरह भी गिरेगा, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुई थी, बस थोड़ी सी कसर बाकी थी। अगर आप इसको बहुत गाढ़ा कर लेंगे तो हलवा ऐसे टफ पहलवानों की तरह हो जाएगा कि आपको उसको तोड़ने में मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक तार की कंसिस्टेंसी रखेंगे तो हलवा अपनी फॉर्म तो ले लेगा बर्फ़ी की तरह, लेकिन सॉफ्ट भी होगा। ये देखें एक तार नज़र आ रहा है आपको? हाय अल्लाह करे सबको नज़र आ जाए। बस ये स्टेज आ गई ना, तो आपने बहुत केयरफुली, भाई चीनी है पिघली हुई, तो ज़रा हौसले से। अगेन जितनी मेहनत आपने करनी थी वो 25 मिनट 30 मिनट आप कर चुके हैं। बेसन को पहले बहुत भून चुके हैं, इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। जितना पकाएंगे उतना टफ हलवा हो जाएगा। अगर आपको पसंद है तो पका लें, आई डोंट माइंड। 2 स्ट्रिंग की बेशक आप शीरा बना लें, लेकिन मैंने 1 स्ट्रिंग का बनाया है। और देखेंगे जैसे ही मिक्स हुआ, बबल करने लगा, मैंने इसको ट्रे में निकाल दिया है। ट्रे में मैंने एहतियातन पार्चमेंट पेपर लगाया है। आप सिर्फ घी लगा के भी इसको किसी भी ट्रे में निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कितने मोटे मोटे टुकड़े चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर आप जो भी गार्निश करना चाहते हैं वो कर लें। इस हलवे को आपने इसके हाल पे छोड़ देना है अगले 2-3 घंटे में। ठंडा मौसम है तो जैसे ही ठंडा होगा तो घी जमना शुरू हो जाएगा और ये बहुत अच्छी फॉर्म ले लेगा क्योंकि इसके अंदर शुगर सिरप डला हुआ है। लेकिन अगर मौसम इतना ठंडा नहीं है तो फ्रिज में रख दें यार, ठीक है। और ये देखें, ये वाला जो हलवा है इसको मैंने कितने अच्छे तरीके से मोल्ड में डाला है और ऐसे प्यारा सा सजा लें। हाँ, कितना प्यारा लग रहा है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हलवा बना। और अगर आप गौर करें तो ये इतनी सी चीज़ों से बना जिससे हम पकोड़े बनाते हैं। 1 कप बेसन में आप कितने पकोड़े बनाते हैं सोचें। उसी बेसन से आपने इतना प्यारा हलवा बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को इतना पसंद आया, मुझे हैरत हुई। मुझे लग रहा था मैं और मेरे मियाँ ही खाएंगे इसको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम ट्रेडिशनल मीठे घर में बनाएं और इनको खिलाएं। इनके टेस्ट बड ज़रूर डेवलप करें। मैं हलवा पार्टी करने वालों में से हूँ नहीं। मैं केक बिस्किट भी शौक़ से नहीं खाती, लेकिन बहरहाल हलवे मुझे अच्छे लगते हैं, मिठाइयाँ मुझे अच्छी लगती हैं। बनाना मैंने सिर्फ़ इसलिए शुरू की है ताकि मेरे बच्चे अपने कल्चर के करीब करीब रहें। भाई कितनी इनको ब्राउनियाँ कुकियाँ खिलाएंगे, अपने हलवे भी ट्राई करें और घर में मीठे बनाया करें। एतदाल में रह के खाएं, यकीन माने बहुत बरकत है, बहुत खैर है। आने वाली ठंड में ये आपके बहुत काम आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हलवे बने। हर हाल में खुश रहने की आदत डालिए।
क्योंकि जो मुश्किल आपके सर पे आई हुई है वो तो आई हुई है, तो रोने का कोई फ़ायदा नहीं। तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको और मुझको आसानी दे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।